Hello mommies to be and daddies too. Welcome to Indian Moms Express. आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है आफ्टर द बेबी इज़ बॉर्न और हमें कैसे बेबी की केयर करनी है। पहली चीज़ है ब्रेस्ट फीड। बेबी के बॉर्न होने के तुरंत बाद ही आपको बेबी को सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही कराना है और कोई मिल्क नहीं देना है। जो फर्स्ट मिल्क मदर को आता है उसे बोलते हैं कोलोस्ट्रम, जो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। मतलब उसकी कुछ ड्रॉप्स ही बेबी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। एंड अदरवाइज भी ब्रेस्ट फीड बेबी के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि उससे बेबी को एंटीबॉडीज़ मिलती हैं और बहुत हेल्प करता है बहुत सारे इन्फेक्शंस और डिजीजेस को फाइट करने में। आफ्टर बर्थ आपको बेबी को विद इन 1 और 2 आवर्स ब्रेस्ट फीड कराना है। थोड़ा सा 1-2 आवर्स हम वेट कर सकते हैं इन केस मदर को मिल्क तब तक नहीं आया है। अगर आ गया है इमीडिएटली तो जब मदर और बेबी सेटल हो जाए तब आप फीड कराएं। लेकिन अगर इन केस तब तक मदर को फीड नहीं आया है तो हम 1 से 2 आवर्स तक वेट कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल मिल्क जो है वो बेबी को ज़रूर दे क्योंकि बेबी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत हेल्प करता है बेबी को एंटीबॉडीज़ देने में। ब्रेस्ट फीड ऑल्सो हेल्प्स बेबी टू प्रमोट हेल्दी वेट गेन और बहुत हेल्प करता है डिजीज़ के रिस्क को रिड्यूस करने में। लेकिन उसके बाद भी अगर मदर को मिल्क नहीं आता है तो यू कैन चेक विद योर डॉक्टर कि क्या रीज़न है और ब्रेस्ट फीडिंग में जो कुछ इश्यूज आते हैं जो हम इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं उसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। तो ये कोलोस्ट्रम जो होता है ये 2 to 3 डेज तक मदर को आता है। उसके बाद जो है इट चेंजेस टू अ मैच्योर मिल्क। तो बहुत ज़रूरी है बेबी की हेल्थ के लिए कि आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएं। सेकेंड इज मोशन। विद इन 24 आवर्स बेबी को मोशन हो जाना चाहिए। अगर 24 आवर्स में बेबी को मोशन नहीं होता है देन यू हैव टू रिपोर्ट टू योर डॉक्टर। तो पहले 3 डेज के अराउंड 3 to 4 डेज अराउंड जो बेबी को मोशन होता है दैट इज़ कॉल्ड मेकोनियम, जो बहुत ही डार्क ब्लैक और ग्रीनिश टाइप का होता है जिसमें सारा डर्ट जो है निकलता है। तो विद इन 24 आवर्स वो होना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर दैट इट चेंजेस टू येलो सीडी फॉर्म। तो फिर जो बेबी की पॉटी होती है वो येलो और विथ कुछ वाइट सीड्स वैसी हो जाती है। ऑल्सो व्हेन कोलोस्ट्रम चेंजेस टू द मेच्योर मिल्क, तो कभी कभी क्या होता है क्योंकि बेबी के लिए वो सडन चेंज हो जाता है, बेबी क्या करेगा बहुत बार पॉटी करेगा, तो आपको उससे स्ट्रेस नहीं लेना है। ऑल्सो बेबी ऐसे भी कर सकता है कि फीड लेगा, सुसु करेगा, पॉटी करेगा, फिर फीड मांगेगा, फिर सुसु करेगा, पॉटी करेगा, फिर फीड मांगेगा एंड दिस साइकिल विल गो ऑन। तो आपको डरना नहीं है, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बेबी इतनी बार पॉटी क्यों कर रहा है, क्या हो गया, उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्या इशू है। ऐसा कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं बहुत ही लाइट होता है, बहुत ही ईजिली डाइजेस्टेबल होता है, तो इसलिए जल्दी से बेबी को डाइजेस्ट हो जाता है और वो सुसु पॉटी करते हैं और फिर से फीड मांगते हैं। नेक्स्ट कम सुसु। तो बेबीज जो है स्टार्टिंग में कम यूरिन पास कर सकते हैं लाइक फर्स्ट 2 डेज इनिशियल डेज, लेकिन बाद में आपको ध्यान रखना है कि बेबी एटलीस्ट 6 टाइम्स अ डे सुसु करे ही करे मिनिमम। वैसे तो ये ज़्यादा ही होता है, 7 to 8 to 10 टाइम्स होता ही होता है, लेकिन मिनिमम 6 टाइम्स इन अ डे होना ही चाहिए। अगर बेबी 6 टाइम्स सुसु कर रहा है दैट मीन्स ही इज़ गेटिंग इनफ। तो बेबी को इनफ ब्रेस्ट फीड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसका एक इंडिकेशन यही है कि वो एटलीस्ट 6 टाइम्स सुसु करे। अगर वो 6 टाइम्स सुसु कर रहा है दैट मीन्स ही इज गेटिंग इनफ। अगर तो आपने बेबी को घर पे नैपी बनाई हुई है तो ध्यान रखें कि आप नैपी को आफ्टर एवरी सुसु एंड पॉटी इमीडिएटली चेंज करें। और अगर आप डाइपर पहना रहे हैं तो डाइपर को एवरी 3 to 4 आवर्स चेंज करें। नेक्स्ट कम्स बेबी वेट। तो बेबी का वेट बेबी के बॉर्न होने के बाद विद इन 8 to 10 डेज थोड़ा सा डिक्रीज करता है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बेबी का वेट क्यों डिक्रीज हो गया, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेबी की बॉडी में बहुत फ्लूइड होता है जो निकलता है, उससे बेबी का थोड़ा सा वेट लूज होता ही होता है। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आफ्टर दैट पीरियड बेबी का वेट आपके डॉक्टर की हर विजिट में इंक्रीज होना चाहिए। बेबी का वेट इंक्रीज होगा, बेबी 6 टाइम्स सुसु पास करेगा, उसी से पता चलेगा कि बेबी को इनफ मिल्क मिल रहा है। क्योंकि ब्रेस्ट फीड बेबी कितना ले रहा है उसको मेजर करने का और कोई तरीका नहीं है, तो यही है उसको मेजर करने का तरीका कि बेबी 6 टाइम्स एटलीस्ट दिन में सुसु करे और रात को भी 3 to 4 टाइम्स सुसु करे। और सेकेंड थिंग इज कि बेबी का वेट इंक्रीज हो। Yes, with this next is that you need to check with your doctor as soon as the baby is born कि बेबी का वेट और हाइट कितना है और वो नॉर्मल रेंज में है या नहीं है।
यूजुअली डॉक्टर्स बोलते हैं कि डिलीवरी के टाइम पे 2.5 kg से ज़्यादा वेट होना चाहिए बेबी का। 2 to 2.5 भी ठीक रहता है, उतनी टेंशन वाली बात नहीं होती है, लेकिन 2.5 हो या उससे ज़्यादा हो तो दैट इज़ बेस्ट। तो आप अपने डॉक्टर से चेक करें कि बेबी का वेट और हाइट कितना है और वेदर इट इज़ एज पर द नॉर्मल रेंज और नॉट। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जॉन्डिस। तो यूजुअली तो डॉक्टर जॉन्डिस का टेस्ट करते ही हैं जब बेबी बॉर्न होता है, लेकिन जॉन्डिस इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं विद इन 10-15 डेज में बेबी के बॉर्न होने के बाद। इसलिए जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ जाएं और बेबी का जॉन्डिस नॉर्मल आया है, फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, बेबी की आइज़ पे ध्यान रखें। बेबी की आइज़ येलो हो जाएगी, बॉडी थोड़ी सी येलोइश हो जाएगी अगर जॉन्डिस होगा तो। और नहीं तो एज अ सेफर साइड आप घर पे बेबी को लाने के बाद धूप में ज़रूर रखें, लेकिन आपको रखना है या तो अर्ली मॉर्निंग लाइक 6 to 8 के बीच में, या फिर 4:30 to 5 के बीच में, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सनरेज नहीं होती हैं। और बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी है तो उसको डायरेक्ट सनलाइट में मत रखें। आपके घर में कोई विंडो है जहाँ से सनरेज आती हैं तो वहाँ विंडो के पास रख दें। कोई जाली लगी हुई है जहाँ पे सनरेज आती हैं तो आप वहाँ पे बेबी को लेटा सकते हैं। उससे बहुत हेल्प होगा नेचुरली क्योर करने में जॉन्डिस। अगर थोड़ा सा इनिशियली बढ़ता भी है तो वो नेचुरली क्योर हो जाएगा और आपको फोटोथेरेपी के लिए नहीं जाना होगा। नेक्स्ट है कि आप कोशिश करें कि अगर वेदर ठीक है और कोई कंडीशन नहीं है तो आप बेबी को नैपीज ही पहनाएं, डाइपर्स मत पहनाएं, क्योंकि बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है। तो अगर डाइपर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए, और अगर नहीं कर सकते तो एवरी 3 to 4 आवर्स डाइपर को चेंज ज़रूर करें। और अगर आप कॉटन की क्लॉथ नैपीज पहना रहे हैं तो उसको इमीडिएटली चेंज करें जैसे ही बेबी ने सुसु और पॉटी करा है उसके बाद। इनिशियली हम बेबी को डाइपर पहना सकते हैं, क्योंकि बेबी की जो पॉटी होती है फर्स्ट 3 डेज मेकोनियम जिसे बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी सी होती है, उसको वॉश करना मुश्किल है। या तो आप कोई ऐसे ही नैपी पहनाएं जिसको आप बाद में डिस्पोज ही कर सकते हैं, वॉश करके यूज़ ना करें, या फिर आप डाइपर पहना दें। लेकिन बाद में अगर समर्स हैं, ठंडा मौसम नहीं है और आप इजीली बेबी को नैपीज़ पहना सकते हैं और नैपीज़ चेंज कर सकते हैं बार बार, तो आप नैपीज़ ही पहनाएं। इससे हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि है हमें, अगर आप डाइपर पहना रहे हैं तो एवरी 3 to 4 आवर्स जब आप डाइपर चेंज करेंगे पहले अच्छे से क्लीन करें, फिर आप उस पर कोकोनट ऑयल लगाएं और तभी दूसरा डाइपर पहनाएं, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, रैशेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए जब भी डाइपर चेंज कर रहे हैं अच्छे से क्लीन करें, चाहे पॉटी किया है या नहीं किया है, सुसु भी किया है तो भी अच्छे से क्लीन करें और फिर कोकोनट ऑयल लगा के आप डाइपर पहनाएं। और अगर आप डाइपर नहीं पहना रहे हैं, अगर आप नैपीज़ पहना रहे हैं तो भी अच्छे से पहले क्लीन करें। जब भी आप नैपी चेंज करते हैं, जब भी बच्चे ने सुसु पॉटी किया है, उस एरिया को अच्छे से क्लीन करें, उसके बाद ही आप फ्रेश नैपी पहनाएं। अब क्लीन कैसे करना है, आप वेट वाइप से क्लीन कर सकते हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि अगर आप वेट वाइप्स यूज़ कर रहे हैं तो नॉन फ्रेगनेंट वाइप यूज़ करें, फ्रेगनेंट वाले वाइप्स यूज़ ना करें। और अगर इनकेस आपको वाइप्स यूज़ नहीं करने हैं या फिर आपको लग रहा है कि बेबी को वाइप सूट नहीं कर रहे हैं, बेबी को वाइप्स से भी रैशेज हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पास कॉटन पैड्स रखें, नहीं तो नॉर्मल कॉटन को छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख लें। आप थोड़े से ल्यूकवार्म वाटर में उस कॉटन को डिप करें और उससे अच्छे से बेबी के एरिया को क्लीन कर दें। वो भी बहुत बेस्ट और जेंटल वे है क्लीन करने का। नेक्स्ट है क्लोथ्स। आप बेबी को जो भी क्लोथ्स पहनाएं वो एक तो अच्छे से वॉश हो, सन ड्राई हो, और कॉटन के ही क्लॉथ्स पहनाएं जो बहुत ही सॉफ्ट हो, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, उसमें रैशेज होने के चांसेस बहुत होते हैं। इसीलिए न्यूबॉर्न बेबी को आप हमेशा बहुत ही सॉफ्ट और कॉटन के क्लोथ्स ही पहनाएं। और जो आप टॉवल यूज़ करेंगे बेबी के लिए वो भी देख लें कि बहुत अच्छा और बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल भी हार्श नहीं होना चाहिए। टॉवल बहुत ही सॉफ्ट टॉवल होना चाहिए और अच्छे से बस उसको डैब डैब करके उस टॉवल से बेबी को ड्राई करें। ऐसे बिल्कुल भी रब नहीं करना है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव स्किन है बेबी की, रब बिल्कुल नहीं करना है। अच्छे से डैब डैब करके बेबी की स्किन को ड्राई करना है टॉवल से। और एक पॉइंट होता है कि हम बेबी को कितने क्लोथ्स पहनाएं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं कि बेबी को कितने कपड़े पहनाने चाहिए। बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, कहीं बेबी को ठंड ना लग जाए, कहीं बेबी को गर्मी ना लग रही हो,
तो इसका जो बेस्ट वे है वो ये है कि जो आप खुद पहन रहे हैं, जो मदर ने पहना है, उससे एक लेयर ज़्यादा आप बेबी को पहनाएं। तो अगर जैसे मैंने एक वार्मर पहना है और कुर्ती पहनी है, सिर्फ उतना ही पहना है, तो आप बेबी को एक वार्मर, एक टी शर्ट और उसके ऊपर एक स्वेटर और पहनाएं। तो मॉम से एक लेयर ऊपर आप बेबी को पहना सकते हैं। बाकी अगर बेबी को ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंड लग रही होगी तो कुछ ना कुछ इंडिकेशन ज़रूर देंगे, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि बेबी को एक लेयर, मॉम से एक लेयर ज़्यादा पहनाएं। नहीं तो क्या होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा बेबी को पहना देंगे तो वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि एज अ न्यू मॉम आपको समझ नहीं आएगा कि बेबी को कितने क्लोथ्स पहनाने चाहिए। सो दिस इज़ द बेस्ट वे। तो आई थिंक देर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स लेफ्ट। कुछ अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में, बेबी फीडिंग के बारे में, मसाज के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर मैं सब इसमें लूँगी तो वीडियो एक्सट्रीमली लंबा हो जाएगा। आई विल मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो जिसमें मैं बाकी ये पॉइंट्स डिस्कस करूँगी। I hope I was able to help you with this video. If you like the video, please subscribe to my channel and share with your other friends who are going through the same phase. I'll see you in my next video. Bye bye. Take care.